दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा ई लर्निंग पर। दोस्तों आज हम जो संभाग शुरू करने जा रहे हैं वो संभाग है कोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, आज कोटा संभाग को अपन देखेंगे। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। पहला आता है कोटा, दूसरा आता है बारा, बूंदी और झालावाड़। दोस्तों ये 4 ज़िले हैं जो आपके कोटा संभाग में आते हैं और इन्हीं चारों ज़िलों को मिलाकर राजस्थान का एक प्रदेश तैयार होता है, हाड़ौती प्रदेश। इन चारों ज़िलों को मिलाकर अपन क्या कह सकते हैं, हाड़ौती प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस कोटा संभाग में से आपको बता दें कि राजस्थान का कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। ठीक है, तो इस कोटा संभाग में से आज जो अपन जिला लेंगे वो जिला लेंगे कोटा। ठीक है दोस्तों, कोटा की आज अपन बात करेंगे। कोटा जिला जो है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कोटा का नाम जो है वो कोटिया भील के नाम पे पड़ा। किसके नाम पर? कोटिया भील के नाम पर। कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा। ठीक है, और इस कोटिया भील को मारकर जयद्रथ सिंह के पोते ने इस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इसकी जो वास्तविक स्थापना मानी जाती है कोटा की, वो मानी जाती है 1631 ईस्वी। कितनी मानी जाती है दोस्तों? 1631 ईस्वी। कहीं कहीं 1631 की जगह 1625 भी मिलता है, 1627 भी मिलता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1631 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने जो मानी है वो यही मानी है 1631 ईस्वी। 1631 ईस्वी में शाहजहाँ के सहयोग से माधो सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई। माधो सिंह प्रथम, ये माधो सिंह प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई कोटा की। कब की गई? 1631 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अगर अपन देखें कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, बारा में, इस क्षेत्र में हाड़ाओं का शासन रहा था। ठीक है, और बूंदी से पहले पृथक होकर कोटा बना, कोटा से पृथक होकर बारा बना। ठीक है, उसके बाद में झालावाड़ का अलग से सृजन किया गया। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में हाड़ाओं का शासन होने के कारण इसको हाड़ौती प्रदेश कहा गया। ठीक है, तो ये कोटा की अपन ने बात करी कि कोटा का जो नाम पड़ा वो कोटिया भील के कारण पड़ा। आज भी कोटा दुर्ग के वहाँ पे जो कोटिया भील है उसकी पूजा होती है नीचे। ठीक है, और 1631 ईस्वी में माधो सिंह प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई कोटा के रूप में, कोटा रियासत के रूप में इसकी स्थापना की गई, बूंदी से अलग करके। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कोटा के उपनामों की। कोटा के उपनाम देख लेते हैं अपन। उपनाम की बात कर लें तो कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी। ठीक है, ये भी कोटा को ही कहते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, ये भी कोटा ही है। ठीक है, उसके अलावा बोल दे राजस्थान का नालंदा। राजस्थान का नालंदा भी किसे कहेंगे दोस्तों? कोटा को कहेंगे। उसके बाद में राजस्थान की शिक्षा की तीर्थस्थली भी इसे बोल सकते हैं। उसके अलावा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कौन सा है? कोटा है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो राजस्थान की थर्मो न्यूक्लियर सिटी, ये भी याद रखना। राजस्थान की थर्मो न्यूक्लियर सिटी जो है वो किसको कहेंगे? कोटा को। क्यों कहेंगे? कोटा सुपर थर्मल पावर के
कारण इसको राजस्थान की थर्मो न्यूक्लियर सिटी कहेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बात कर लेते हैं, इसको फव्वारों की नगरी भी कहते हैं कोटा को। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अपने पास में क्या चीज़ है, वही कोटा के कारण लिए कि इसकी जो नाम पड़ा वो कोटिया बिल के कारण पड़ा। 1631 ईस्वी में इसकी जो स्थापना की गई वो माधो सिंह के द्वारा की गई। उसके अलावा इसके उपनामों की अपन ने बात करी कि राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का जो औद्योगिक नगरी भी इसी को कहते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी इसी को कहते हैं, राजस्थान की थर्मो न्यूक्लियर सिटी भी इसी को कहते हैं, और राजस्थान की औद्योगिक नगरी का कारण क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम भी पड़ता है राजस्थान का कानपुर भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भारत में सर्वाधिक, भारत की जो औद्योगिक नगरी कहते हैं वो कानपुर को कहते हैं, इसलिए राजस्थान को कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कह सकते हैं, राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कह सकते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राजस्थान में IIT वगैरह की जो कॉलेजें हैं, इनकी जो कोचिंगें हैं, इसके लिए भी कोटा बहुत उभरता हुआ है, इस वजह से इसको शिक्षा नगरी का नाम दिया गया। दूसरी चीज़, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो भी कौन सा है, कोटा है। ठीक है, इसलिए भी इसको शिक्षा की नगरी कहते हैं। राजस्थान का नालंदा भी इसी कारण कहा जाता है क्योंकि भारत के अंदर जो शिक्षा की नगरी माना जाता था वो नालंदा माना जाता था, और इसलिए इसको राजस्थान का नालंदा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके आगे अपन बात करते हैं। इसको, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कोटा के बारे में कि राजस्थान में जो सर्वाधिक साक्षरता है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, कोटा है। ठीक है, और साक्षरता महिला और पुरुष दो प्रकार की होती है, उसमें जो कोटा है वो महिला साक्षरता में सबसे प्रथम है, महिला साक्षरता। ठीक है, पुरुषों में दूसरे नंबर पे आता है, महिला साक्षरता में प्रथम। ठीक है, पुरुष साक्षरता में प्रथम जो आता है वो झुंझुनू आता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो पुरुष साक्षरता में आएगा वो कोटा ही आएगा। कुछ माइनर परसेंटेज पॉइंट का अंतर है, बाकी कोटा भी लगभग बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोटा जो है राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, इसमें महिला साक्षरता प्रथम स्थान पर आती है। ठीक है, और पुरुष साक्षरता में द्वितीय स्थान पर आता है। और कोटा की एक जो तहसील है, ठीक है, ऐसे पूछा भी जाता है कई बार कि कोटा की कौन सी तहसील है जो पूर्ण साक्षर है या फिर सर्वाधिक साक्षरता किस तहसील में मिलती है। तहसील में का नाम अगर आपसे पूछे तो कोटा की एक तहसील है लाडपुरा। ठीक है, लाडपुरा में सर्वाधिक साक्षरता है और इसी कारण कोटा प्रथम स्थान पर आया था, सर्वाधिक साक्षरता। किस तहसील में है, लाडपुरा तहसील में। कहाँ की है लाडपुरा तहसील, कोटा की है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा एक तथ्य और ध्यान में रखने का है, वो है राजस्थान की प्रथम लोक अदालत। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत जो है वो कहाँ पर है, कोटा में है। कब बनी, 1975 ईस्वी को। ठीक है, कब बनी थी ये लोक अदालत, 1975 ईस्वी में बनी थी, जो राजस्थान की प्रथम लोक अदालत है। ठीक है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली कि राजस्थान की जो सर्वाधिक साक्षर तहसील कौन सी है, लाडपुरा है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, कोटा की है। महिला साक्षरता में प्रथम कौन सा है, कोटा है। पुरुष साक्षरता में प्रथम कौन सा है, झुंझुनू है। और कोटा द्वितीय स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये बात करिए अपन ने कोटा की। चलिए उसके बाद में अपन देख लेते हैं कोटा की नदियाँ। चूँकि कोटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, लेकिन सर्वाधिक नदियाँ कोटा में नहीं है, तो अपन देखते हैं कोटा की नदियाँ। नदियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटा की जो भाग्य रेखा है उसकी बात करते हैं अपन, जो चरमणवती के नाम से जानी जाती है, जो कामधेनु के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मालवा की गंगा भी उसी को अपन कह सकते हैं। और बात करते हैं चंबल की। किसकी बात करते हैं, चंबल की। दोस्तों कोटा जो शहर है, यानी कोटा जो जिला है, कोटा जो जिला है उसको चंबल दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, आप देखेंगे अपन हल्का फुल्का राजस्थान का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए राजस्थान है,
राजस्थान में जो इस जगह है वो इस जगह कोटा है, ठीक है। जो चंबल नदी है, थोड़ा इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ, मान लीजिए ये कोटा है, ये कोटा मान लीजिए आप। तो जो चंबल नदी है वो इसको कोटा को दो भागों में बांटती है, ये दो भागों में बांटती है, ठीक है। अपन ने देखा था कि यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है। ये पश्चिमी रेगिस्तान में आता है ये क्षेत्र जो है, उसके अलावा ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये आता है पूर्वी मैदान में, किसमें आता है? पूर्वी मैदान में। और ये जो प्रदेश है ये आता है दक्षिणी पठार में आता है, पठारी भाग आ रहे, दक्षिणी पठारी भाग में ये आता है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में ये जो आता है, इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी भी कर सकते हो आप। तो ये जो नदी है ये कोटा को दो भागों में बांटती है। जो नदी के जो ऊपर जो जिला है या ऊपर जो कोटा आता है ये किस में आता है? पूर्वी मैदान में आता है। और नीचे जो आता है वो किस में आता है? पठारी भाग में आता है, ठीक है। तो ये दो भागों में इसको विभाजित करती है और ये जो दो जगह इसको जोड़ती है, यानी इधर से तो ये पूर्वी मैदान को जोड़ रही है, इधर से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को जोड़ रही है। तो इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अपन कहेंगे संक्रांति प्रदेश। कौन सा? संक्रांति प्रदेश, संक्रांति प्रदेश इसको कहेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो दो प्रदेशों को जोड़ रही है नदी, चंबल नदी, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, इस कारण इसको कौन सा प्रदेश कहेंगे? इसके आसपास के क्षेत्र को संक्रांति प्रदेश कहेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चंबल जो है वो आप जानते हैं राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में 135 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है और ये मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से निकल कर आती है, चित्तौड़गढ़ के यहाँ बेसरोडगढ़ के निकट से प्रवेश करती है और उसके बाद में कोटा में आती है। और कोटा में इस नदी के ऊपर दो बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? दो बांध। पहला है कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध, और जो दूसरा है वो है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ये दो बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए हैं ये दो बांध, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसी चंबल नदी पर एक कोटा का बिजली घर भी बना हुआ है, ठीक है। कोटा बिजली संयंत्र भी इस पर लगा हुआ है, कोटा बिजली संयंत्र किस पे लगा हुआ है? वो लगा हुआ है चंबल पे, ठीक है। तो चंबल पे दो बांध बने हुए हैं, कोटा बैराज और जवाहर सागर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती, सॉरी कोटा की बोल देते हैं, कोटा की भाग्य रेखा, ठीक है। उसके अलावा हाड़ौती की गंगा, चरमनवती, ठीक है, कामधेनु, ये सब किसके उपनाम हैं? चंबल नदी के उपनाम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जो मुख्य नदियां हैं चंबल के बाद में वो आती है एक काली सिंध, काली सिंध नदी भी मध्य प्रदेश से आती है। और कोटा में एक जगह आती है नोनेरा, उस नोनेरा जगह पर ये किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। यानी कि ये जो काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद में एक नदी आती है पार्वती नदी, ठीक है। ये पार्वती नदी भी जो है वो काली सिंध की सहायक नदी है, ये भी मध्य प्रदेश से आती है। और एक जगह का नाम है पाली, सवाई माधोपुर में वो जगह पड़ती है जहाँ पर ये किससे मिल जाती है? काली सिंध से मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा एक नदी जो रामेश्वरम में मिलती है, बनास नदी जो है वो चंबल में मिलती है, बनास और शिव नदी, वहाँ पे रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती है, वो यहाँ पे आके मिलती है। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो कहाँ की मुख्य नदियाँ हैं? कोटा की मुख्य नदियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे कि जो चंबल है वो कोटा की प्रमुख नदी है जिसको कोटा की भाग्य रेखा कहते हैं। कोटा इसी चंबल नदी के किनारे बना हुआ है, इसी के किनारे चंबल उद्यान विकसित है, ठीक है। और कोटा बैराज बांध जो है वो इसी नदी में बना हुआ है, जवाहर सागर भी इसी में बना हुआ है। इस पे टोटल अब तक 4 बांध बने हुए हैं,
चंबल नदी पर। पहला बांध जो है वो गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। उसके बाद में एक राणा प्रताप सागर बांध है जो राजस्थान में है। उसके बाद में कोटा बैराज और जवाहर सागर, 2 बांध जो है वो कोटा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि अपन ने नदियों के बारे में देखा था कि चंबल राजस्थान की प्रमुख नदी है, उसके बाद में काली सिंध आती है, फिर पार्वती आती है। एक नदी और है, चाहो तो आप लिख सकते हो, कोटा में विशेष उसका कोई योगदान है नहीं, परवन नदी। ठीक है, ये 12 के अंदर ज़्यादा इसका विशेष महत्व है, इसमें का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन बहती ज़रूर है। तो चंबल, काली सिंध, पार्वती और परवन, ये नदियों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ ज़िलों की या बांधों की अपन बात कर लेते हैं। झील या बांध, कोटा में कुछ ज़्यादा ज़िले हैं नहीं, तो झील के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एक झील है यहाँ पर किशोर सागर। ठीक है, किशोर सागर, और इसी किशोर सागर में एक महल बना हुआ है जिसको बोलते हैं जगमहल या जगमंदिर बोलते हैं, जगमंदिर बोल देते हैं। और ये बनवाया गया था ब्रिज कंवर के द्वारा, महारानी ब्रिज कंवर के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। ठीक है, अगली है एक परियोजना है यहाँ पर ताखली बांध परियोजना, ताखली बांध परियोजना। दोस्तों ये परियोजना जो है, ये परियोजना निर्माणाधीन है, भी बनी नहीं है, ये निर्माणाधीन है। कैसी है? निर्माणाधीन। ठीक है, ये निर्माणाधीन कोटा की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, निर्माणाधीन कोटा की सबसे बड़ी, ध्यान में रखिएगा, कोटा की सबसे बड़ी, अभी नहीं है, आने वाले वक्त में कोटा की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना है ये। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक झील और है, उसका नाम बताए श्रावण भादो झील। ये श्रावण भादो झील भी कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, तो ये मुख्य किशोर सागर है, ताखली बांध परियोजना है, एक श्रावण भादो झील आप याद रख सकते हैं। ये सब कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ की कृषि के बारे में। दोस्तों जो कोटा है, यहाँ पर कृषि में वैसे ज्वार, मक्का, कपास ये तो होते ही हैं, उसके अलावा जो मुख्यतः होते हैं कृषि के अंदर, उसकी अपन बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो होता है वो होता है सोयाबीन। ठीक है, कृषि में सोयाबीन सर्वाधिक यहाँ पर पैदा होता है, सोयाबीन, सोयाबीन में ये सर्वाधिक होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा अलसी, अमरूद और आलू। ठीक है, इसमें इसका प्रथम स्थान है वर्तमान में। अलसी का अमरूद उत्पादन में और आलू उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान किसका है? कोटा का है कृषि के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। सोयाबीन सर्वाधिक पैदा कहाँ पे होता है? कोटा में होता है। ठीक है, अलसी, अमरूद और आलू, ये तीनों भी जो प्रथम स्थान रखता है इन सब में, ये कौन रखता है? कोटा रखता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन इसकी वन्य जीव व अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुकुंद्रा, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। मुकुंद्रा हिल्स दर्रा वगैरह अभ्यारण्य को मिला के इसका नाम जो है वो मुकुंद्रा हिल्स रखा गया। पहले इसका नाम बदल के इसका राजीव गांधी उद्यान भी इसका नाम रखा गया था, उसके बाद में दर्रा भी हुआ, फिर मुकुंद्रा हिल्स इसको वर्तमान में नाम दिया गया है। वर्ष 2012 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? नेशनल पार्क इसको, यानी राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था। किसके द्वारा किया गया? वसुंधरा राजे के द्वारा। वसुंधरा राजे सिंधिया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, तब इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। उसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूँ, राजस्थान में पहले 2 टाइगर प्रोजेक्ट योजनाएं संचालित थी, रणथंभौर और सरिस्का में। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरी टाइगर प्रोजेक्ट जो योजना शुरू की गई वो 2013 में की गई, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट जो परियोजना शुरू की गई वो कहाँ की गई? कोटा में शुरू की गई।
ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि तीसरी टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया वो कोटा में किया गया, उसके अलावा एक रणथंभौर में है और दूसरी जो है वो सरिस्का अभयारण्य में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बाघ परियोजना, इसको अगर हिंदी में लिखे तो बाघ परियोजना जो है वो राजस्थान में अब 3 हो चुकी है। 3 टाइगर प्रोजेक्ट वर्तमान में राजस्थान में संचालित हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अलावा अपन बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स के बारे में। तो यहाँ पर एक महल बना हुआ है दोस्तों, दर्रा अभयारण्य के में उसमें आता था अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल दोस्तों, इस अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल कहेंगे इसको। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाड़ौती का ताजमहल कहाँ स्थित है या फिर किसको कहा जाता है, तो अबली मीणी के जो महल है उसको हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ अब, और आगे अपन चलेंगे चंबल घड़ियाल अभयारण्य में। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, चंबल घड़ियाल जो अभयारण्य है इसको घड़ियालों की, किसकी? घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? शरण स्थली। ठीक है, यानी घड़ियालों की शरण स्थली। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहेंगे दोस्तों? चंबल घड़ियाल अभयारण्य को यहाँ पर कहेंगे। दोस्तों ये जो है वो चंबल नदी के किनारे हैं। किसके किनारे? चंबल नदी के किनारे। अब देखिए, जहाँ जहाँ भी चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती है वहाँ वहाँ इस अभयारण्य का विस्तार है। ठीक है, यानी कि चंबल नदी देखिए चित्तौड़गढ़ में आती है, तो इसका अभयारण्य इसका विस्तार देख लेते हैं। एक तो है चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद में कोटा, ठीक है, और उसके बाद में सवाई माधोपुर, ठीक है, फिर करौली, ठीक है, और फिर धौलपुर। यानी कि जहाँ जहाँ भी ये चंबल नदी बहती बहती जाती है, जहाँ जहाँ तक इसका प्रवाह है, उस प्रवाह क्षेत्र में कौन सा अभयारण्य है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। ठीक है, इसे घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर वर्तमान में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी चर्चा में है। किसके लिए? डॉल्फिन एक मछली का नाम है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी ये चर्चा के विषय के लिए वर्तमान में यहाँ पे डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। ठीक है, घड़ियाल जो होते हैं दोस्तों वो मगरमच्छ की तरह होते हैं, लेकिन ये आकार में है, जो मगरमच्छ से छोटे होते हैं उन्हें घड़ियाल कहते हैं। और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वर्तमान में कौन सा चंबल अभयारण्य जो जाना जाता है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये देखा। उसके बाद में अपन एक अभयारण्य देखते हैं जिसका नाम है जवाहर सागर अभयारण्य। ठीक है, ये जो जवाहर सागर अभयारण्य है दोस्तों, ये जवाहर सागर अभयारण्य सरीसृप के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य? जवाहर सागर अभयारण्य। ये जवाहर सागर अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सरीसृप के लिए। ठीक है, सरीसृप के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो वन्यजीव में अपन ने बात कर ली कि कौन सा अभयारण्य था यहाँ पे। एक मुकुंदरा हिल्स के अपन ने बात करी, उसके बाद में चंबल घड़ियाल की अपन ने बात करी, और एक जवाहर सागर अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, एक चंबल नदी के किनारे एक उद्यान है, चंबल उद्यान, जिसके अपन ने बात करी थी, चंबल उद्यान। ये चंबल उद्यान भी किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे कोटा में उद्योग की बात। अब बात करते हैं अपन उद्योग की। दोस्तों कोटा में उद्योग की अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कोटा के प्रसिद्ध कोटा स्टोन की। कोटा स्टोन के लिए, कोटा का एक पत्थर आता है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, मजबूती के लिए काफ़ी जाना जाता है ये। और वर्तमान में ये एक लाल पत्थर के लिए भी प्रख्यात हो रहा है। लाल पत्थर के लिए भी ये जाना जा रहा है अभी वर्तमान में। उसके अलावा बात करते हैं श्री राम सीमेंट कंपनी की। श्री राम सीमेंट कंपनी। उसके अलावा श्री राम फर्टिलाइजर्स। श्री राम फर्टिलाइजर्स।
ठीक है, ये खाद बनाने का काम करती है श्री राम फर्टिलाइजर्स। उसके बाद में एक है श्री मंगलम सीमेंट, जो ये है गडेपान में। किस में है दोस्तों? गडेपान में। श्री मंगलम सीमेंट कहाँ पर है? गडेपान में है। उसके अलावा अपन बात करें तो एक जगह का नाम है कोटा में कैथून। कैथून की जो साड़ियाँ हैं दोस्तों, वो साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ की? कैथून की। कैथून में साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कैथून की क्या प्रसिद्ध है? साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कैथून जो है वो राजस्थान का पहला ऐसा गांव है जो टेलीमेडिसिन इसके द्वारा प्रदान की गई, यानी टेलीमेडिसिन देने वाला। टेलीमेडिसिन देने वाला ये प्रथम गांव है राजस्थान का। कौन सा? कैथून। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कैथून में राजस्थान की पहली निजी कृषि मंडी भी कहाँ पर है? कैथून में है, जिसका नाम है हनुमान मंडी था। पहली निजी कृषि मंडी। ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ पर है? कैथून में है, जो कि अपने कोटा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो कोटा स्टोन की अपन ने बात कर ली, श्री राम सीमेंट की अपन ने बात की, श्री राम फर्टिलाइजर्स, मंगलम सीमेंट, कैथून की जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा टेलीमेडिसिन देने वाला जो पहला गांव है वो कैथून है, और पहली निजी जो कृषि मंडी है वो यहाँ पर कैथून में है, जिसका नाम है श्री राम कृषि मंडी। ठीक है दोस्तों। तो ये उद्योग थे। दोस्तों कोटा में एक फूड पार्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है। तो एक फूड पार्क है, राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क। राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क। राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क। ये जो प्रथम फूड पार्क है दोस्तों, ये है रानीपुरा में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कोटा का एक जगह का नाम है मोडक। ये मोडक चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है मोडक। दोस्तों राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं, जैसे बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, इन ज़िलों में वर्तमान में प्राकृतिक गैस के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार मिल रहे हैं। लेकिन कोटा का एक जगह है जहाँ पे भी गैस के भंडार मिले हैं, और उस जगह का नाम है सुरेला। तो दोस्तों सुरेला जो है, ये सुरेला कोटा का एक गांव है जो प्राकृतिक गैस के यहाँ पर भंडार मिले हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पर मिले हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि सुरेला जो है वहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। मोडक जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रख्यात है। राजस्थान का पहला जो फूड एग्रो पार्क जो है वो रानीपुरा कोटा के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है। तो ये थे अपने राजस्थान के कुछ उद्योग। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के कोटा के उद्योग। इसके बाद में अपन बात करते हैं कला संस्कृति के बारे में। तो कला संस्कृति की अपन बात करते हैं। कला संस्कृति, सबसे पहले बात करते हैं कोटा चित्रशैली की। कोटा चित्रशैली। दोस्तों ये जो कोटा चित्रशैली है, इसमें पुष्टि मार्गीय भक्ति भावना का प्रभाव देखने को मिलता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति भावना का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। और इसके जो चित्र हैं वो रागविलास, इसके जो चित्र विषय हैं वो है रागविलास। ठीक है। रागिनी। ठीक है। उसके अलावा शिकार। ठीक है। नारी सौंदर्य। दोस्तों से माना जाता है कि ये जो कोटा चित्रशैली है वो एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जहाँ पर नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा चित्रशैली के अंदर। कोटा चित्रशैली के स्वर्णकाल की अपन बात करें तो इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है वो उम्मेद सिंह के समय माना जाता है। किसके समय? उम्मेद सिंह के समय इसका स्वर्णकाल माना जाता है। और ये जो स्वतंत्र अस्तित्व में आई वो आई थी राम सिंह के काल में। किसके काल में?
राम सिंह के काल में। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्वतंत्र अस्तित्व में आई वो किसके काल में आई थी, राम सिंह के काल में आई थी, और इसका स्वर्ण काल जो माना जाता है वो उमेर सिंह के काल को माना जाता है। दोस्तों अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक जगह की बात करी थी, कैथून। दोस्तों एक कैथून में एक मंदिर स्थित है जो संभवतः एकमात्र मंदिर है विश्व का, वो है भारत का विभीषण मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो विभीषण मंदिर है ये कहाँ पर है, कैथून में है। ये एक धड़ से ऊपर की वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, सिर्फ धड़ से ऊपर की मूर्ति है। और कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये विभीषण की नहीं, हनुमान जी की मूर्ति है, इसकी कोई किंवदंती है। लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना है कि भारत का एकमात्र जो विभीषण मंदिर है वो कहाँ पर है, कैथून में है, कोटा में। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अपन बात करते हैं दशहरी की। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का जो दशहरा है वो मैसूर का प्रसिद्ध है, और राजस्थान का जो दशहरा प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का। ये मेला 1 माह तक लगता है। कितने माह तक, 1 माह तक। और ये दशहरा जो मेला प्रारंभ माना जाता है इसका, वो माना जाता है माधो सिंह के काल में। किसके काल में, माधो सिंह प्रथम के काल से इसका प्रारंभ माना जाता है कोटा का। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं अपन नहान। सांगोद एक जगह का नाम, सांगोद का नहान प्रसिद्ध है। ये जो नान है ये वीरवर सांगा गुजर, एक योद्धा थे वीरवर सांगा गुजर की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे बादशाह की सवारी निकाली जाती है। किसकी सवारी, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो सांगोद का नहान है वो भी प्रसिद्ध है। दोस्तों कोटा का एक नृत्य भी प्रसिद्ध है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। कोटा का एक जो नृत्य प्रसिद्ध है वो है डंडेर नृत्य, जो यहाँ के आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला जो कोटा का नृत्य है उस नृत्य को क्या बोलेंगे अपन, डंडेर नृत्य बोलेंगे। दोस्तों ये तो अपन ने देखा। उसके अलावा एक कोटा की खाने का व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध है। आप लगभग राजस्थान के हर ज़िले में देख सकते हैं कोटा कचौरी। ये खाने का एक व्यंजन है जो कोटा का बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ कोटा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। ठीक है, तो कोटा के मंदिरों के बारे में अपन बात करते हैं। मंदिर, इसमें पहला मंदिर लेते हैं अपन गडेरिया महादेव का मंदिर। गडेरिया महादेव मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये गडेरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, कोटा में। एक मंदिर है मथुराधीश मंदिर। दोस्तों ये मथुराधीश मंदिर कोटा में स्थित है, और ये वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख 7 पीठें हैं, कौन से संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख जो 7 पीठें हैं, उन 7 पीठों में प्रथम जो है वो कोटा का जो है वो मथुराधीश मंदिर है। दोस्तों ये आप ध्यान में रखेंगे कि मथुराधीश जो मंदिर है वो कोटा में है। कोटा में जगह का नाम अगर आपसे पूछ ले तो पाटनपोल। ठीक है दोस्तों, ये पाटनपोल में ये मंदिर है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं एक महादेव मंदिर है कंसुआ मंदिर, या कंसुआ महादेव मंदिर भी आप लिख सकते हैं। ये एक महादेव जी का मंदिर है, और इस महादेव मंदिर में 1000 मुखी शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है, 1000 मुखी शिवलिंग। ठीक है दोस्तों, ये 3 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा शिवलिंग है जो 1000 मुखी शिवलिंग है। ठीक है, 3वीं से 5वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण माना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा मंदिर है, कंसुआ महादेव का मंदिर कोटा में। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। दोस्तों ये पंचायन शैली में बना हुआ मंदिर है जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है, और ये सूर्य मंदिर की श्रेणी में आता है। उसके अलावा एक मंदिर है गेपरनाथ का मंदिर। ठीक है, ये गेपरनाथ का मंदिर है, ये भी कोटा में स्थित है। एक मंदिर है बदाना माता का मंदिर। दोस्तों ये जो बदाना माता का मंदिर है, अपनी तरफ एक चीज़ प्रचलित है, अपनी तरफ बोलते किसी पर मूठ फिकवा दी, मूठ बादी,
तो जो मूठ है वो मूठ की जो माता जी बोलते हैं वो किस माता को बोलते हैं? बदाना माता को। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान में मूठ की माता, मूठ की माता। ठीक है, और जो कोटा के हाड़ा चौहान थे उन हाड़ा चौहानों की जो कुलदेवी थी वो भी कौन है? बदाना माता है। तो ये भी आप डाल सकते हैं इसका कैप्शन, हाड़ा चौहानों की कुलदेवी। हाड़ा चौहानों की कुलदेवी कौन है दोस्तों? ये है अपनी बदाना माता। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक मंदिर है, महावीर भगवान का मंदिर है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अपन ने जब अजमेर पढ़ा था तब भी मैंने एक बात करी थी, यहाँ पे एक मंदिर है खड़े गणेश जी का मंदिर, खड़े गणेश जी का मंदिर। ये खड़े गणेश जी का मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बात ध्यान में रखेंगे। दोस्तों तो अपन ने कोटा के मंदिरों के बारे में देखा, कला संस्कृति के बारे में देखा। अब कोटा के अपन कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों 2010 में कोटा को इंडियन हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। इंडियन हेरिटेज सिटी में शामिल है कोटा। ठीक है, कब किया गया? 2010 में किया गया। दोस्तों देश की प्रथम महिला प्रमुख, देश की पहली महिला प्रमुख जो है, और केसरी सिंह बाहरेट की पोती और 2 बार विधायक भी रह चुकी है जो कोटा की, नगेंद्र बाला है। कौन है? नगेंद्र बाला। ठीक है, ये भी कोटा से संबंधित है। उसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, राजस्थान का पहला वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है? कोटा में है। स्थापना पूछी जाए तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान में। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा कोटा सुपर थर्मल पावर, ये कोटा सुपर थर्मल पावर जो है ये भी कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। ये राजस्थान की दूसरी परियोजना है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की दूसरी परियोजना है कोटा सुपर थर्मल पावर। पहली पूछ ले तो रावतबाटा है, रावतबाटा कोटा से कुछ ही दूरी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। रावतबाटा प्रथम है और इसी परियोजना के कारण इसको राजस्थान की थर्मोन्यूक्लियर सिटी कहा जाता है कोटा को। ठीक है, यहाँ पे एक स्पाइस पार्क भी है, स्पाइस दूसरा है, ये राजस्थान का दूसरा स्पाइस हर्बल पार्क, स्पाइस हर्बल पार्क जो कि मसालों से संबंधित है, ये भी कहाँ पर है? कोटा में है। उसके अलावा एक संतरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, संतरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? कोटा में है। और इस सेंटर का काम है संतरा की यानी मौसमी की यानी नारंगी की नई किस्में विकसित करना, इसका काम है। स्पाइस हर्बल पार्क कोटा में है। कोटा सुपर थर्मल पावर जो है वो कहाँ पर है? कोटा में है। पहला कहाँ पर है? रावतबाटा में है और दूसरा कोटा में है। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय जो भी है वो भी कोटा में है। 1987 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान के प्रमुख महिला प्रमुख जो थी पहली वो कौन थी? नगेंद्र बाला, जो केसरी सिंह बारट की पोती थी और 2 बार ये विधायक भी रह चुकी है। ये भी कोटा की थी। 2010 में कोटा को इंडियन हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कोटा ज़िला, ठीक है, जिसके बारे में आज अपन ने अध्ययन करा। कोटा के बारे में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो बेशक बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आपकी बिल्कुल 100% सहायता की जाएगी। मिलते हैं अगले ज़िले में। नमस्कार, धन्यवाद।